अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और पीएमएलए के संबंध में एक फ़ैसला दिया है। उसी के रिगार्डिंग इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि उस फैसले में क्या कहा गया है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो एडिटोरियल शुरुआत में ही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इस फैसले से क्या पता चलता है? नैरो व्यू, संकीर्ण विचार। अब देखते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है एडिटर के अनुसार संकीर्ण विचार है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ऑन पीएमएलए। क्या है पीएमएलए? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फेल्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी फ्रॉम ड्रैकोनियन प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान और ड्रैकोनियन का मतलब है बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त। तो एडिटोरियल बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के ऊपर जो फैसला दिया है वो फैसला फेल हो जाता है, यानी कि वो फैसला जो है व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। यानी कि ये जो कानून है पीएमएलए, इस कानून के अंतर्गत बहुत ही कठोर प्रावधान है। तो उन कठोर प्रावधानों से व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये नाकाम रहा है। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट अपहोल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात को मेंटेन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात को कायम रखते हुए, इस बात को मेंटेन रखते हुए, ऑल द कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद, प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए कि पीएमएलए कानून के जो भी विवादास्पद प्रावधान हैं उन सभी को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला जो है फॉल शॉर्ट ऑफ। देखो, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से नीचे रह जाना, उसको बोलते हैं ना कि भाई ये कम रह जाता है ये फैसला। फॉल शॉर्ट ऑफ जुडिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यूइंग लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव का मतलब है कानूनी। देखो, हमारे कुछ क्या हैं, न्यायिक मानक हैं। जुडिशियल स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि हमारे कुछ न्यायिक मापदंड है, कुछ न्यायिक मानक हैं जिन के आधार पे किसी भी कानूनी एक्शन का पुनरावलोकन किया जाता है। तो इन मापदंडों पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह खरा नहीं उतर पाता। इन मापदंडों से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीचे रह जाता है। तो कुल मिला के क्या है कि भाई हमारे कुछ मानक निर्धारित हैं, कुछ जुडिशियल स्टैंडर्ड्स है ना, कि कुछ न्यायिक मानक हैं कि किस तरह से कोई भी जो कानूनी एक्शन होता है उसका रिव्यू किस तरह से किया जाए। आगे देखते हैं। अंडरगिर्डिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स एनालिसिस इज़ अ बिलीफ। अंडरगिर्ड, देखो अंडरगिर्ड का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग। आप क्या करते हो, किसी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए उसे सपोर्ट देते हो, है ना। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स एनालिसिस इज़ अ बिलीफ। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है, इस सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है उस फैसले का आधार क्या है? एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स एनालिसिस, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण का प्रत्येक पहलू जो है इस बात को सपोर्ट करता है, वो इस विश्वास पे आधारित है दैट कि इंडियाज़ कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, भारत की प्रतिबद्धता है ना, भारत का डेडिकेशन किसकी किसकी तरफ है? भारत की प्रतिबद्धता इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति। ऑन स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मजबूती देना, द डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, डोमेस्टिक का मतलब हुआ घरेलू, लीगल फ्रेमवर्क का मतलब हुआ कि जो हमारा कानूनी ढांचा है, जो भी हमारे कानूनी नियम हैं, तो
जो भी हमारे कानूनी नियम हैं घरेलू स्तर पे, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या विश्वास है दैट कि भाई इंडियाज़ कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि भारत की प्रतिबद्धता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति कि भारत क्या करे, जो भी घरेलू स्तर पर जो भी कानून हैं उन्हें मजबूती दे। कौन से कानून? फॉर, किस लिए हैं वे कानून? कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, किसी के खिलाफ लड़ना। फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। देखो मनी, ये लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि गैर कानूनी रूप से जो पैसा कमाया गया है उसे क्या करना? कानूनी बनाना, है ना, कानूनी बनाना कई माध्यमों से किया जाता है ना, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना, यानी कि पैसे की धुलाई करना, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाया गया है उसे विभिन्न माध्यमों से कानूनी दिखाने की कोशिश करना। तो भारत की जो लड़ाई है वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। तो ये जो लड़ाई है भारत की इज सो इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल का मतलब हुआ जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। तो भारत का जो कमिटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति वो इतना ज़्यादा है कि उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दैट पॉसिबल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डाउन प्लेड। भारत का डेडिकेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रति मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में इतना ज़्यादा है कि पॉसिबल वायलेशन का मतलब हुआ संभावित उल्लंघन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन कैन बी डाउन प्ले। देखो डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना, टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पॉर्टेंट, है ना, किसी चीज़ के महत्व को कम करके दिखाना या किसी चीज़ के महत्व को कम करना, इसको हम बोलते हैं डाउन प्ले। तो भारत क्या मानता है, क्या भारत ये विश्वास करता है? कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जो भी विश्लेषण किया है इस फैसले को देते वक्त, तो सुप्रीम कोर्ट का जो विश्लेषण है ना वो इस विश्वास के चारों ओर आधारित है। क्या विश्वास? कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी कि भारत जो है जो भी अपना घरेलू स्तर पर लीगल फ्रेमवर्क है उसे मजबूत करना चाहता है। और ये लीगल फ्रेमवर्क क्यों है? मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये जो कुल मिला के भारत का लीगल फ्रेमवर्क है वो इतना ज़्यादा मजबूत है, भारत की प्रतिबद्धता इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रति इतनी ज़्यादा है, भारत ये मानता है कि दैट पॉसिबल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डाउन प्लेड, कि मूल अधिकार जो है ना उनका जो संभावित उल्लंघन हो सकता है उसको आप जो है डाउन प्ले कर सकते हो, यानी कि मूल अधिकारों का महत्व जो है उन्हें आप कम कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रति जो प्रतिबद्धता है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उसे आप कम नहीं कर सकते, है ना। तो ये थी पूरी की पूरी लाइन। द जजमेंट रिपीटेडली इन्वॉक। देखो इन्वॉक का मतलब होता है सहारा लेना, है ना, यूज करना, कि भाई जैसे इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बात को कहा गया है, इन्वॉक है ना, इस बात को कहा गया है क्या? द इंटरनेशनल कमिटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, बिहाइंड पार्लियामेंट्स इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट का मतलब होता है निर्मित करना, गढ़ना, बनाना, ऑफ द लॉ टू कर्ब। अब देखो द जजमेंट रिपीटेडली इन्वॉक्स द इंटरनेशनल कमिटमेंट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बार बार इस चीज़ का प्रयोग करता है, इस चीज़ का सहारा लेता है, किस चीज़ का? कि भाई इंटरनेशनल कमिटमेंट, यानी कि संसद के द्वारा ये जो कानून बनाया गया है इस कानून में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दिखाई देती है। क्यों बनाया गया ये कानून? टू कर्ब, कर्ब का मतलब है रोकना किसी चीज़ को, द मेनस का मतलब है खतरा, ऑफ लॉन्ड्रिंग, यानी कि, है ना, लॉन्ड्रिंग का मतलब मैंने बताया आपको कि भाई जब इसको हम यूज करते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग के सेंस में, तो इसका मतलब होता है कि इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया है उसको
लीगल बनाना, है ना, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो खतरा है उसे रोकने के लिए संसद ने PMLA बनाया है, टू प्रिवेंट द मेनस ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स। देखो, प्रोसीड्स का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी से जो पैसा आपको प्राप्त होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोसीड्स। द मैनस ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स, कि आपने कोई किसी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी की, उससे आपको जो इलीगल पैसा प्राप्त हुआ, फिर आपने क्या किया, उसकी धुलाई कर ली, यानी कि उस पैसे को आपने इस तरह से प्रयोग किया कि वो लीगल दिखने लगे। तो ये जो खतरा है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच इट अंडरस्कोर्स हैज। अब देखो, यानी कि विच इट अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ पर जोर दे के कुछ कहना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात पर जोर देती है, विच इट अंडरस्कोर्स हैज़ ट्रांसनेशनल, कि ये जो कानून है इसके ट्रांसनेशनल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, कि इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हैं। सच एज, जैसे कि एडवर्सली इम्पैक्टिंग, एडवर्सली का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से, निगेटिवली। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना। फाइनेंशियल सिस्टम, कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। सच एज, जैसे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है प्रतिकूल रूप से जो भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है, जो भी हमारे वित्तीय तंत्र है, उसको उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग के कारण। एंड इवन, और यहाँ तक कि द सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज। देखो, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि संप्रभुता, कोई देश जो होता है ना उसकी संप्रभुता, उसकी सुप्रीमेसी। द पावर ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, है ना, कि कोई राष्ट्र पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करता है, वह बाहरी प्रभाव से मुक्त है, तो उसे हम कहेंगे कि भाई ये राष्ट्र जो है एक सॉवरेन राष्ट्र है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कारण राष्ट्रों की जो संप्रभुता है वो भी प्रभावित होती है। देयर इज़ नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंसर्न। देखो, वाइड स्प्रेड का मतलब है बहुत ही व्यापक, बहुत ही व्यापक, और कंसर्न का मतलब है चिंता, कि बहुत ही व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चिंता हमें दिखाई देती है। किस बात को लेकर? ओवर, है ना, मतलब किस बात को लेकर? ओवर द मेलेफिक इफेक्ट्स ऑफ, देखो मेलेफिक का मतलब है यहाँ पे हार्मफुल, हानिकारक, मेलेफिक इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कि संगठित रूप से जो अपराध किया जाता है उसके कई हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, ना, ये बात है ना, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, संगठित तरीके से जो क्राइम किया जाता है ना, फ्यूलिंग इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रेड एंड टेररिज्म, ये जो संगठित तरीके से अपराध किए जाते हैं वे ईंधन प्रदान करते हैं। फ्यूलिंग का मतलब है यहाँ पे ईंधन प्रदान करना या फिर किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं ये बढ़ावा देते हैं किस चीज़ को? इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, इनके व्यापार को बढ़ावा मिलता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है ना। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भाई हाँ, ये जो संगठित तरीके से अपराध किए जाते हैं इनके कई हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ये नारकोटिक्स ट्रेड और टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। मच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर फंडेड बाय इलिसिट मनी। अब इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं जैसे कि नारकोटिक्स ट्रेड है, आतंकवाद है, तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? आर फंडेड, इनको पैसा प्राप्त होता है बाय इलिसिट मनी। इलिसिट मनी का मतलब है यहाँ पे
अवैध पैसा, है ना, इलीगल मनी जनरेटेड फ्रॉम क्राइम, मच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर फंडेड बाय इलिसिट मनी जनरेटेड फ्रॉम क्राइम, कि अपराध के माध्यम से जो पैसा जनरेट होता है उसी के माध्यम से इन गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है ना। अब ये जो इलिसिट मनी होती है, इलीगल मनी जो होती है, वो कहाँ से आती है? लॉन्डर्ड, है ना, वो मनी क्या की जाती है, उसकी लॉन्ड्रिंग होती है। टू लुक लेजिटिमेट, यानी कि पैसा जो कि क्राइम करके गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता है और उसके बाद में उस पैसे की लॉन्ड्रिंग की जाती है, उस पैसे की धुलाई की जाती है। टू लुक लेजिटिमेट, ताकि वो पैसा वैध दिखे, कानूनी दिखे। एंड फनल्ड, और उसके बाद में क्या किया जाता है, उस पैसे को फनल किया जाता है। फनल का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, उसे चैनलाइज करना। एंड फनल्ड इनटू द फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम, कि जो हमारी वित्तीय, देखो ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है खून की धारा। यहाँ पे क्या मतलब है, फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमीज। देखो ये क्या है, थोड़ा सिंबॉलिक वे में कही गई बात है। जैसे जो अर्थव्यवस्था होती है, अगर हम इस अर्थव्यवस्था को एक आदमी समझें तो जिस प्रकार से आदमी के अंदर खून बहता है ना, उसी तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें पैसा जो है खून के रूप में बहता है। तो कुल मिला के क्या कहा गया, अर्थव्यवस्था की तुलना की गई है व्यक्ति से। जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में खून बहता है, इसी तरह से अर्थव्यवस्था के शरीर में पैसा बहता है। तो क्या हुआ, क्या किया जाता है कि ये जो मनी है जिसको कि अवैध तरीके से कमाया गया है, इसको कानूनी दिखाने के लिए क्या किया जाता है, उस मनी को ट्रेवल कराया जाता है ना, फनल्ड इनटू द फाइनेंशियल ब्लड स्ट्रीम ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमीज, कि जो हमारी वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं का हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इस फाइनेंशियल सिस्टम में उस अवैध पैसे को पहुंचाकर उसे वैध बनाया जाता है। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब है कठोर, बहुत ही सख्त। फ्रेमवर्क का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, स्ट्रक्चर। स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क विथ अपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो, किसी चीज़ से डेविएशन, है ना, थोड़ा सा अलग हो जाना, दूर हो जाना किसी चीज़ से, डेविएट हो जाना, है ना, उसको बोलेंगे डिपार्चर। एक बदलाव देखने को मिलना, है ना, नॉर्मल जो प्रक्रिया है उससे थोड़ा हटके बदलाव देखने को मिलना। अ स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क विथ अपोजिट डिपार्चर्स फ्रॉम द रूटीन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर may be justified in some circumstances, कि कुछ परिस्थितियों में इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है। देखो किसी बात को जस्टिफाई करने का मतलब होता है उसे उचित ठहराना, कि स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क का मतलब है कि बहुत ही कठोर नियमों का प्रयोग करना। विथ एपोजिट डिपार्चर, कि एप्रोप्रिएट तरीके से आप क्या करते हो, नॉर्मल जो तरीके हैं उनका प्रयोग नहीं करते। रूटीन स्टैंडर्ड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देखो अपराध से डील करने का एक जो नॉर्मल तरीका होता है, कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, उस नॉर्मल तरीके में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस कर सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो अगर इन विशेष परिस्थितियों में क्रिमिनल प्रोसीजर का विशेष तरीका अपनाया जाता है तो उसे हम जो है न्यायपूर्ण ठहरा सकते हैं। लेकिन हाउएवर, लेकिन एक्सपीरियंस सजेस्ट, अनुभव ये बताता है दैट मनी लॉन्ड्रिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि भारतीय संदर्भ में अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है भारत के संदर्भ में इज लिंक्ड, वह जुड़ी हुई है, और इज सीन, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग भारत के संबंध में देखी जाती है किस रूप में, एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है उप उत्पाद ऑफ होस्ट, होस्ट का मतलब है काफ़ी सारे यहाँ पे, है ना, अ होस्ट का मतलब है यहाँ पे काफ़ी सारे, अ होस्ट ऑफ बोथ
ग्रेव का मतलब है बहुत ही गंभीर, एंड रूटीन ऑफेंसेस दैट आर अपेंडेड टू द एक्ट एज अ शेड्यूल। देखो शेड्यूल का मतलब होता है सूची, और अपेंड का मतलब है कुछ ऐड करना, है ना। अपेंड का मतलब है कि भाई आपने कुछ लिखा, कोई नियम बनाया, कोई कानून बनाया, और फिर आपने उस कानून में या उस लिखे हुए टेक्स्ट में कुछ और आपने ऐड कर दिया, तो उस एडिशन को हम बोलते हैं, उस ऐड करने को हम बोलते हैं अपेंड। तो देखो ध्यान देना कि मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें भारतीय संदर्भ में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग किस चीज़ से जुड़ी हुई है, या मनी लॉन्ड्रिंग को किस रूप में जो है देखा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को देखा जाता है एक बाई प्रोडक्ट के रूप में। किस चीज़ का बाई प्रोडक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग? अ होस्ट ऑफ का मतलब है काफ़ी सारे। तो इन दो चीज़ों का बाई प्रोडक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग। ग्रेव का मतलब है गंभीर, रूटीन, ऑफेंस का मतलब है अपराध। कि लगभग हम क्या देखते हैं, कई बार जो है ऑफेंस, अपराध जो है हम देखते हैं, बोथ ग्रेव एंड रूटीन ऑफेंसेस दैट आर अपेंडेड टू द एक्ट एज अ शेड्यूल। कि PMLA जो एक्ट बनाया गया है ना, कि ये जो PML एक्ट है ना, ये जो PMLA से संबंधित जो सूची बनाई गई है ना, इसमें जिन कानूनों को जोड़ा गया है ना, उनसे ही संबंधित, यानी कि उनके ही बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिलती है। दीज शेड्यूल्ड, आगे देखते हैं, दीज शेड्यूल्ड और प्रेडिकेट ऑफेंसेस, यानी कि PMLA कानून में जिन अपराधों को अपेंड किया गया है, जिन अपराधों को जोड़ा गया है ना, दीज शेड्यूल्ड यानी कि जिनकी सूची बनाई गई है, और प्रेडिकेट, यहाँ पे प्रेडिकेट का मतलब है डिक्लेयर करना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ की पुष्टि करना, डिक्लेयर करना। तो जो भी आप कह सकते हो, जो भी शेड्यूल्ड और प्रेडिकेट ऑफेंसेस है ना, जिन अपराधों को भी डिक्लेयर किया गया है, ऑट टू बी, देखो ऑट टू बी का मतलब है होना चाहिए, आदर्श रूप से, लिमिटेड का मतलब है सीमित, टू ग्रेव ऑफेंसेस सच एज टेररिज्म। तो यहाँ पे एडिटोरियल कहता है कि भाई जो अपराध रखे गए हैं, वे अपराध जो है PMLA के अंतर्गत जो अपराध रखे गए हैं, वे अपराध आदर्श रूप से सीमित होने चाहिए गंभीर अपराधों तक, है ना, टू ग्रेव ऑफेंसेस। गंभीर अपराध कौन से हैं? जैसे कि टेररिज्म, आतंकवाद है, नारकोटिक्स स्मगलिंग है, जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, उनकी स्मगलिंग करना, है ना, उनकी तस्करी करना, करप्शन, भ्रष्टाचार, एंड सीरियस फॉर्म्स ऑफ इवेशन। देखो इवेशन का मतलब क्या है? बचाना। इवेशन ऑफ टैक्स का मतलब है कि आप प्रॉपर टैक्स जमा नहीं करते, टैक्स को बचाना, इसको बोलते हैं इवेशन ऑफ टैक्स। एंड ड्यूटी, देखो ड्यूटी का मतलब ये होता है जो कर लिया जाता है ना आपसे, जो चार्ज लिया जाता है, जो शुल्क लिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे एडिटोरियल कहता है कि भाई PMLA के तहत अगर हम गंभीर अपराधों की बात करें, तो गंभीर अपराधों में क्या आने चाहिए? गंभीर अपराधों में आने चाहिए आतंकवाद, नारकोटिक्स स्मगलिंग, करप्शन, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीरियस फॉर्म्स ऑफ इवेशन ऑफ टैक्सेस, है ना। हाउएवर, हालांकि इन प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिकल वे में बात करें ना, द लिस्ट कंटेन्स ऑफेंसेस, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये जो लिस्ट बनाई गई है PMLA कानून के तहत, जिस लिस्ट को जोड़ा गया है, अपराधों की जो लिस्ट रखी गई है, उसमें लगभग कई सारे अपराध शामिल है, जैसे कि फ्रॉड, धोखाधड़ी है, फॉर्जरी, जालसाजी, चीटिंग का मतलब भी वही है ना, चीटिंग, किडनैपिंग, अपहरण, एंड इवन कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है उल्लंघन। ट्रेडमार्क का मतलब एक तरीके से कॉपीराइट ही होता है कि भाई, है ना, ट्रेडमार्क का मतलब है कि भाई आपने क्या किया, पर्टिकुलर किसी चीज़ पे आपने लगा दिया अपना लेबल कि भाई ये चीज़ मेरी है, मेरे कॉपीराइट में आती है। तो देखो कॉपीराइट है, किडनैपिंग है, फ्रॉड है, चीटिंग है, इन सब अपराधों को भी वर्तमान में PMLA में शामिल किया गया है। द ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, हैज़ ऑल्सो बीन मैनिफेस्टली सिलेक्टिव। देखो मैनिफेस्टली का मतलब होता है
वेरी ऑब्वियसली, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिसे आप देख सकते हो। तो ईडी जो है स्पष्ट रूप से इस बात को हम देख सकते हैं कि ईडी क्या करता रहा है। ईडी हैज़ बीन सिलेक्टिव, ईडी जो है मतलब चुनाव करता रहा है इन ओपनिंग मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्स, का मतलब हो गया जांच, कि ईडी के द्वारा जो भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच लगातार की जा रही हैं उनमें बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई गई है, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे टारगेट नहीं किया जाता और जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। रेंडरिंग, रेंडर का मतलब होता है बनाते हुए ना, रेंडर का मतलब होता है कॉज, टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, कि किसी चीज़ को किसी अवस्था में लाने का कारण। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच ओपन की जाती है वे बना देती है एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक को, वल्नरेबल। देखो वल्नरेबल का मतलब होता है कि बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना, जिस पर इजीली अटैक किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। टू सर्च, तो देखो ईडी जो है क्या है कि भाई ईडी जो है बहुत ही सिलेक्टिव है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच जब किसी के भी खिलाफ ईडी करती है तो बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से करती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई भी जो नागरिक है वो ईडी के माध्यम से उस पर जो है इजीली अटैक किया जा सकता है, यानी कि ईडी बहुत ही आसानी से उस व्यक्ति को सर्च कर सकती है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकती है। सीजर का मतलब है जब्त कर लेना, है ना। एंड अरेस्ट एट द विम, देखो विम का मतलब होता है सनक, सनक का मतलब होता है आपकी मर्जी हुई उस हिसाब से आपने कर लिया, है ना, उसको बोलते हैं ना मन मर्जी, उसको बोलेंगे विम ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का मतलब है यहाँ पे प्रशासनिक इकाई, एग्जीक्यूटिव का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से प्रशासन या फिर गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट का मन हुआ किसी के भी खिलाफ, है ना, कि भाई इसके खिलाफ जो है ईडी का एक्शन लिया जाए, तो किसी भी व्यक्ति का जो है तलाशी ली जा सकती है, सीजर किया जा सकता है, चीज़ों को जब्त किया जा सकता है और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है मनमाने तरीके से, है ना। तो ये हम देखते हैं कि ईडी जो है बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव रही है जांच को ओपन करने में। इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, अब ये बात काफ़ी निराशाजनक है, देखते हैं क्या है बात निराशाजनक। दैट द कोर्ट डिड नॉट फाइंड द प्रोविज़न, की प्रोविज़न फॉर, देखो यहां से देखना इसे, इट इज डिसअपॉइंटिंग दैट द कोर्ट डिड नॉट फाइंड द प्रोविज़न, यहां तक है ना। अब इसके बाद में आना, यहां पे आओ सीधे, ये प्रोविज़न के बाद में यहां पे आना है आपको सीधे। इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट, अब ये बात काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान है पीएमएलए के तहत, उन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने इस रूप में नहीं पाया एज वॉयलेटिंग, कि भाई ये प्रावधान जो है उल्लंघन करते हैं किस चीज़ का, द कॉन्स्टिट्यूशनल बार। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बार का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो हमारे संवैधानिक, है ना, जो हमारे एक देखो बार का मतलब है एक आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, है ना। तो जो हमारे संवैधानिक स्टैंडर्ड हैं ऑन किस बात के संबंध में, टेस्टिमोनियल कंपल्सन। देखो टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, गवाही देना, है ना, और कंपल्शन का मतलब है बाध्यता। हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो पुलिस आपसे ये नहीं कह सकती कि भाई आप एक कागज़ में लिख के दो कि मैंने ये अपराध किया है और फिर नीचे साइन कर दो। और अगर कोई व्यक्ति कर भी देता है ना, जैसे पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पुलिस ने उस व्यक्ति से लिखवा लिया कि हाँ हाँ ये अपराध मैंने किए हैं और उसने साइन भी कर दिया, और अब इस दस्तावेज को अगर पुलिस अदालत में प्रस्तुत करती है तो अदालत इस दस्तावेज को सबूत के तौर पे नहीं मानेगी। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बार, है ना, कि संविधान क्या करता है, बार एक रोक लगाता है। संविधान जो है बार एक रोक लगाता है ना, बार का मतलब है रोक लगाना, है ना, कि संविधान एक रोक लगाता है किस चीज़ पर, टेस्टिमोनियल कंपल्सन, कि
व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारा संविधान का नियम है, इस नियम का उल्लंघन करती हुई कोर्ट जो है प्रतीत होती है ना, कि भाई इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट द कोर्ट डिडंट फाइंड द प्रोविज़न, कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के जो प्रावधान हैं उनको इस रूप में नहीं पाया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था कि भाई पीएमएलए के जो प्रावधान हैं वे इस रूप में हैं कि वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बार का उल्लंघन करते हैं। अब देखो, अब यहाँ से देखना है ना कि प्रोविज़न क्या है पीएमएलए के तहत। फॉर फोर्सिंग वन, पीएमएलए के तहत ये प्रावधान है कि वन का मतलब है कोई भी, कि किसी भी व्यक्ति को फोर्स किया जा सकता है, बाध्य किया जा सकता है। समन का मतलब है बुलावा देना किसी को, है ना। समन्ड बाय द ईडी, कि ईडी के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है और ईडी उसे फोर्स कर सकती है। टू डिस्क्लोज, कि वह व्यक्ति खुलासा करे किस चीज़ का। एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स, और दस्तावेजों को जो है सबमिट करे, जमा करे। एंड देन साइन इट, और फिर क्या करे, हस्ताक्षर करे। अंडर का मतलब है के अंतर्गत गुजरते हुए, अंडर पेन ऑफ प्रोसिक्यूशन। देखो, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग। आपके खिलाफ कोई चार्ज लगाया जाता है और फिर आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है, इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। तो देखो, ईडी के पास ये पावर है कि ईडी क्या कर सकती है, किसी को भी समन कर सकती है। भाई ईडी को लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ जांच बनती है तो ईडी उस व्यक्ति को बुला सकती है, उससे कह सकती है कि भाई आपके जो भी दस्तावेज हैं उन्हें बताओ, उनका खुलासा करो, है ना। ईडी कह सकती है कि भाई ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके दस्तावेज हैं, इन पर साइन करो। तो ये सारे काम जो है ईडी करवा सकती है व्यक्ति से। तो अब ये क्या हुआ, एक तरीके से ये ऐसा ही नहीं हो गया कि भाई आप क्या कर रहे हो, व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ टेस्टिमनी देने के लिए बाध्य कर रहे हो। नॉर वाज इट इम्प्रेस्ड, सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी प्रभावित नहीं हुई। किसी चीज़ से इम्प्रेस होने का मतलब है प्रभावित होना। बाय द आर्ग्यूमेंट, इस तर्क से भी सुप्रीम कोर्ट प्रभावित नहीं हुई। किस तर्क से, दैट कि द सर्च एंड सीजर प्रोविजंस, कि तलाशी से जुड़े हुए और जब्ती से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं उनमें कमी है। किस चीज़ की, लैक जुडिशियल ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी, यानी कि ईडी के द्वारा जब तलाशी ली जाती है या फिर चीज़ों को जब्त किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया जाता है, संपत्ति को जब्त किया जाता है, तो ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई होती है इसकी न्यायिक निगरानी भी, इसमें न्यायिक निगरानी की कमी होती है। यानी कि ये काम जो ईडी के द्वारा किया जाता है बिना न्यायिक निगरानी के होता है। तो ये जो तर्क रखा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस तर्क को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। एंड आर एक्सक्लूसिवली, और जो सर्च और सीजर होता है वो एक्सक्लूसिवली का मतलब है कंप्लीटली एंड ओनली, है ना, पूरी तरीके से। ड्रिवन का मतलब है चालित होना, ड्रिवन बाय ईडी ऑफिसर्स, और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है ये कंप्लीटली ईडी के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही संचालित की जाती है, और इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की न्यायिक निगरानी नहीं होती। प्रोविजंस, प्रावधान, दैट अलाउ प्रोसिक्यूशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, कि वे प्रावधान जो कि इस बात की परमिशन देते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है ना। प्रोसिक्यूशन का मतलब हुआ अभियोग चलाना या फिर एक तरीके से कार्रवाई शुरू करना। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए जो प्रावधान है ना, इवन विदाउट, यानी कि इसके बिना, है ना, इवन विदाउट द शेड्यूल्ड ऑफेंस बीइंग एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो सूची में लिखा हुआ जो अपराध है। शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब है कि जो सूची में, यानी कि ये जो पीएमएलए एक्ट है उससे संबंधित जो सूची है उस सूची में दर्ज जो अपराध है ना, तो बिना ये इस्टेब्लिश किए
किसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर देने का मतलब है कि आपने क्या किया कि भाई उस चीज़ को साबित कर दिया, है ना। आपने किसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया तो इसका मतलब है आपने उस चीज़ को जो है साबित कर दिया। तो बिना किसी ऑफेंस को इस्टेब्लिश किए, एंड अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन, डिलीटिंग है ना, हटाते हुए, सेफगार्ड का मतलब है बचाव, है ना, सेफगार्ड का मतलब है बचाव, हैव पास्ड मस्टर। अब इसको देखते हैं, पास मस्टर का मतलब क्या होता है। पास मस्टर का मतलब होता है टू रीच द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, कि जो कुछ आपने मानक सेट किए हैं उन मानक तक पहुंचना, उसको बोलते हैं पास द मस्टर। पास द मस्टर का मतलब होता है कि भाई ठीक है, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना, स्वीकार योग्य होना, कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री है और इसको स्वीकार किया जा सकता है। पास्ड मस्टर विथ द बेंच। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने फैसला दिया उसने इन चीज़ों को स्वीकार लिया, संतोषजनक पाया। किन चीज़ों को संतोषजनक पाया कि ईडी जो कि क्या करती है, बिना किसी ऑफेंस को इस्टेब्लिश किए अपनी जो कार्यवाही करती है। इसके अलावा ईडी के द्वारा जो संशोधन किए गए हैं और उन संशोधन में क्या किया गया है, जो सेफगार्ड्स व्यक्ति को दिए गए हैं, जो बचाव व्यक्ति को दिए गए हैं, उनको भी हटाते हुए। तो इन सारी चीज़ों को बेंच ने जो है स्वीकार कर लिया, है ना। बेंच ने पाया कि नहीं भाई ये सारे जो प्रावधान है ये सेटिस्फैक्ट्री हैं। सोलली का मतलब होता है ऑनली, ऑन द ग्राउंड दैट, है ना, सिर्फ इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को मान लिया दैट दीज वर फॉर रिमूविंग लेकुनाई। लेकुनाई का मतलब है गैप, है ना। पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार को माना कि भाई ये जो सारी के सारे प्रावधान रखे गए हैं, ये प्रावधान इसलिए रखे गए हैं ताकि ये जो गैप है इस गैप को हटाया जा सके। कौन सा गैप? पॉइंटेड आउट बाय इंटरनेशनल इवेल्युएटर। इवेल्युएटर का मतलब होता है मूल्यांकन करने वाला, विश्लेषण करने वाला, एनालिसिस करने वाला, ऑफ द एफिकेसी ऑफ द लॉ, कि PMLA जो कानून है उसकी प्रभावशीलता कितनी है। एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता। तो उसकी प्रभावशीलता का इवेल्युएशन करने वाले जो लोग थे उन्होंने कुछ गैप्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाई इस कानून में ये इतने सारे गैप्स हैं, तो इन गैप्स को दूर करने के लिए वर्तमान में ईडी में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को बरकरार रखा जाए, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सेव, यहाँ पे सेव का मतलब है एक्सेप्ट फॉर, कि इसको छोड़कर, है ना, ये मतलब है सेव का कि भाई इसको छोड़कर। सेव फॉर एन ऑड कमेंट। देखो कमेंट का मतलब है टिप्पणी और ऑड का मतलब है थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी विषम। दैट द स्पेशल कोर्ट कुड एग्जामिन, कि सिवाय इसके, है ना, कि भाई एक पॉइंट जो है उसको छोड़ दिया गया है कि एक विशेष अदालत जो है वो इस बात का परीक्षण कर सकती है, कुड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स टू डिसाइड ऑन कंटिन्यूइंग डिटेंशन। देखो डिटेंशन में होने का मतलब है हिरासत में होना, कस्टडी में होना। कंटिन्यूइंग डिटेंशन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार हिरासत में है तो उससे संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण एक विशेष अदालत के द्वारा किया जा सकता है। इसको छोड़कर देयर इज नथिंग इन द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ये बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है कि लगातार अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इनको छोड़कर, इस प्रावधान को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है दैट विल एटेन्यूएट। देखो एटेन्यूएट का मतलब है यहाँ पे, और एटेन्यूएट का मतलब है और कम करना किसी चीज़ को, है ना, टू मेक समथिंग लेस या फिर टू मेक समथिंग वीकर। दैट विल एटेन्यूएट द लॉस रिगर्स, कि ये जो PMLA कानून है इसकी जो सख्तियाँ हैं, इसका जो कठोरपन है, इसको कम करने के लिए
जजमेंट में और कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ एक प्रावधान ऐड किया गया है, वो है ये कि भाई अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय से कस्टडी में है तो उससे संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। इट रिजेक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट इस बात को खारिज कर देती है। द प्ली का मतलब है याचिका। टू ट्रीट ईडी ऑफिसर्स हु रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एज पुलिस ऑफिसर। देखो सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका रखी गई थी। उस याचिका में कहा गया था कि साहब ये जो ईडी के ऑफिसर्स होते हैं ये पुलिस ऑफिसर्स के ही समान हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वे पुलिस ऑफिसर्स के समान नहीं हैं। तो इट रिजेक्ट्स द प्ली टू ट्रीट ईडी ऑफिसर्स हु रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एज पुलिस ऑफिसर्स। तो याचिका डाली गई थी, उस याचिका में कहा गया था कि ये जो ईडी के ऑफिसर्स हैं इनको पुलिस ऑफिसर्स के समान ही माना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो ईडी के अधिकारी हैं ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। इस प्रकार से प्रोटेक्टिंग का मतलब है बचाते हुए, देयर एविडेंशियरी एडमिसिबिलिटी। देखो एविडेंशियरी का मतलब है एविडेंस से संबंधित, सबूत से संबंधित, है ना, रिलेटिंग टू एविडेंस। एडमिसिबिलिटी का मतलब हुआ स्वीकार्यता। स्वीकार्यता का मतलब है कि हाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर पुलिस ने आपसे कोई स्टेटमेंट लिखवा लिया, पुलिस ने आपको हिरासत में लिया और आपसे स्टेटमेंट लिखवा लिया कि हाँ फला फला अपराध मैंने किया है, और इस स्टेटमेंट को पुलिस अदालत में रखती है, तो इस स्टेटमेंट को सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ईडी ने आपसे पूछताछ की और ईडी ने इस तरह का स्टेटमेंट आपसे लिखवाया, तो इस स्टेटमेंट को अदालत में सबूत के तौर पे माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? इसलिए क्योंकि ईडी जो है, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स नहीं माना है। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द ईडी इज सिलेक्टिवली टारगेटिंग रेजिम अपोनेंट्स। रेजिम का मतलब है व्यवस्था, शासन। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर जब ईडी जो है बिल्कुल चुनिंदा तरीके से, है ना, बिल्कुल है ना, टारगेट का मतलब है निशाना बनाना, कि एक ऐसे समय पर जब ईडी बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से क्या कर रही है, वर्तमान जो सत्तारूढ़ व्यवस्था है उसके विरोधियों को निशाना बना रही है। द वर्डिक्ट, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला दिया गया है, इज़ बाउंड टू बी, है ना। देखो बाउंड का मतलब है बिल्कुल सर्टेन, है ना, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ निश्चित हो जाए पूरी तरीके से तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बाउंड। इज बाउंड टू बी रिमेंबर्ड, तो ये जो फैसला है सर्टेनली, निश्चित रूप से इस फैसले को याद रखा जाएगा। किस बात के लिए? फॉर इट्स फेल्यूर, कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है ये असफल रहा है। किस चीज़ में असफल रहा है ये फैसला? टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, कि ये फैसला जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, बचाव नहीं कर पाया है, किसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेस, कि जो आप कह सकते हो कि भाई जो कार्यकारी इकाई है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब है प्रशासन, कि भाई जो सरकार है उसकी जो अधिकताएं हैं। देखो एक्सेस का मतलब होता है ज्यादतियाँ, यहाँ पे एक्सेस का मतलब है ज्यादतियाँ, कि जो प्रशासनिक ज्यादतियाँ हैं उनसे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने में ये फैसला नाकाम रहा है, और इस रूप में इस फैसले को निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा।